हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत अनुसूचियों को देखने वाले हैं, शेड्यूल्स को देखने वाले हैं। हाँ, पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आप काफी आसानी से सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। और नोट्स की खास बात यह है कि कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन कर सकते हैं, मतलब एक पेज को रिवाइज करने में 4-5 मिनट मुश्किल से। और पॉलिटी की बात कर लीजिए तो 10-12 पेजेज मुश्किल से हैं इसमें, 10-12 पेजेज, और सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही पेजेज हैं। अंडर 100 पेजेज में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन में काफी कम टाइम लगेगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए आप उस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियां जो हैं, शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान में, उनकी बात करेंगे। प्रारंभ में मूल रूप से जो अनुसूचियां थी, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ या फिर जब लागू हुआ, मूल रूप से देखा जाए तो भारत के संविधान में अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब संशोधन के बाद से अब कितनी हो गई है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल रूप से 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 12। और एक एक करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, एक एक करके सारी अनुसूचियों को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहली अनुसूची की बात की जाए तो पहली अनुसूची हो या फिर पहला अनुच्छेद हो या फिर पहला भाग हो, सब में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। पहली अनुसूची में इसमें किसकी बात की गई है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद देखा जाए दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पद हैं ना, जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। वेतन हुए, भत्ते हुए, पेंशन हुए आदि का उल्लेख मिलता है किसमें? दूसरी अनुसूची में, संवैधानिक पद पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनके। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है साफ साफ, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन। तो वेतन भत्ते खाली आप ध्यान में रखेंगे तब भी काम हो जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब भारतीय संघ का मतलब ये हुआ कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो भारतीय संघ का मतलब ये हुआ कि भारत संघ के अंदर जो भी है, राज्य है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश है या फिर केंद्र है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, इसमें राज्य भी आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, केंद्र भी आ जाएगा। तो जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इसमें पदाधिकारी, उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसमें दूसरी अनुसूची में। और एग्जाम्पल के रूप में कुछ देख सकते हैं, ये जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा या विधान परिषद के उपसभापति, सभापति हो गए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभापति, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह। तो भारत जो है, हाँ ये समझ रहे होंगे आप, यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ, मतलब भारतीय संघ के अंतर्गत जो भी हैं, जैसे राज्य हो गया, केंद्र हो गया, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बहुत बार बता चुका हूँ, किसी किसी को कन्फ्यूजन होता है कि भारतीय संघ का मतलब क्या है। फिर से हम देखेंगे भारतीय संघ को एक बार और, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हल्का फुल्का यहाँ पर बता दिया। और तीसरी अनुसूची में बात कर ली जाए तो तीसरी अनुसूची में ये बताया गया है कि शपथ की बात की गई है। शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उपबंध इसमें किया गया है। तीसरी अनुसूची में उल्लेख मिलता है किसका? शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। और देखिए मैं इसमें समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, चाहे थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली अनुसूची हो, भाग हो या फिर अनुच्छेद हो, सब में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये याद रह जाएगा। दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी और तीसरी को कोरिलेट करते हैं, उसके बाद यहाँ भी तीनों कोरिलेट करके याद रख लेंगे आसानी से, तीनों को एक साथ याद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी में वेतन की बात की गई है। एक बात बताइए, आप अगर किसी पद पर जा रहे हैं, आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी वेतन कितनी है। तो उसी ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, वह उसी लॉजिक को अप्लाई कीजिए कि वेतन आपको पता चल गया कि आपको वेतन क्या मिलने वाली है। ठीक है, वेतन मिलने के बाद जैसे ही वेतन डिसाइड हो गया, आपने शपथ ले लिया कि ठीक है हम काम करेंगे, मैं काम करूँगा। ठीक है,
मैं काम करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा जैसे आप बोलेंगे, ठीक है। तो शपथ कब ले लिया? जब वेतन डिसाइड हो गया। तो वेतन डिसाइड होने के बाद शपथ लिया, शपथ लेने के बाद काम मिल गया, यहाँ पर सीटों का आवंटन हो गया। ये अलग चीज है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये अलग चीज है, लेकिन ये कोरिलेट करके ऐसे चीजों को याद रख सकते हैं एज ए ट्रिक, ठीक ना। देखिए, तो तीसरी अनुसूची में आप ध्यान रखिएगा कि शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप अर्थात फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान में रखिएगा। जो शपथ लेते हैं ना, जो भी पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं, जैसे संघ के मंत्री हुए, पदाधिकारी हुए, मंत्री हुए, ठीक, तो जो भी शपथ ले रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखिएगा। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन शपथ लेते हैं? संघ के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, विधानमंडल के सदस्य हो गए, ये सारे लोग शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आदि, ठीक। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, वो ये कि राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ नहीं लेते हैं, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जब हम देखेंगे तो वहां सारी चीजें देखेंगे, जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ये शपथ नहीं लेते हैं राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं, ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूं। चौथा बात कीजिए, चौथी अनुसूची में क्या बात की गई है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। शपथ लेने के बाद सीटें मिल गई आपको सीटें मिल गई कि आपको क्या करना है। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, बट एज ए ट्रिक इसको ध्यान में रखिए। हाँ, यहाँ पर समझ लीजिए इन बातों को, ट्रिक का तो काम हो गया, अब जो बातें हैं वो समझने वाली वो समझ लीजिए। जो समझने वाली बातें हैं वो समझिए कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा में किसका आवंटन होता है? सीटों का आवंटन। वो कहाँ, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? चौथी अनुसूची में मिलता है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा मतलब राज्य से ही चुनकर आते हैं सभी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों जगह से आएंगे, ठीक। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, जहां भी विधानसभा है वहां से मतलब चुने हुए लोग राज्य से भी आएंगे और संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से भी आएंगे, जहां भी विधानसभा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में क्या बात की गई है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध मिलता है। अनुसूचित वाली बात आएगी पांचवी अनुसूची में, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक, समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद बात करते हैं ये शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध मिलता है पांचवी अनुसूची में, ये हो गया। उसके बाद छठी अनुसूची में आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ना पूर्वोत्तर के राज्य हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के सारे राज्य नहीं हैं, ये 4 राज्य ध्यान में रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, असम से पहला वाला लेटर ले लीजिए एम, मेघालय का पहला ए एम, त्रिपुरा वाला टी, मिजोरम वाला एम, ए एम टी एम, ए एम पी एम से याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पी नहीं होगा, टी होगा, ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इनके जनजातीय क्षेत्र जो है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है ना, इसके प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ पर मिलता है? छठी अनुसूची में मिलता है, छठी अनुसूची में मिलता है। उसके बाद बात कर ली जाए, उसके बाद बात करें कि सातवीं अनुसूची में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सातवीं अनुसूची में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समवर्ती सूची का उल्लेख सातवीं अनुसूची में ही मिलता है, ठीक है, समवर्ती सूची। लेकिन पूरा देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, किस रूप में? संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में, समवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची अर्थात संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय है ना, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? केंद्र को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। ये केंद्र सूची या फिर संघ सूची एक ही बात है। राज्य सूची की बात की जाए अर्थात स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें जो विषय आते हैं, इसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य को जो कानून बनाने का अधिकार है वो किस में है? राज्य सूची पर है। और समवर्ती सूची की बात की जाए, ये कॉमन है, मतलब इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये वाली जो सूची है ना, इनमें इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, इस सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं। लेकिन अगर टकराव की स्थिति आती है तो उसमें केंद्र ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, केंद्र ज्यादा प्रभावी होगा। इधर मैंने सारी चीजें लिखी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं विषय को लेकर, तो चलिए पहले ये नोट ही देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल्स जो हैं, उसके बाद 8वीं सूची से अनुसूची से चीजों को देख लेंगे। 1 मिनट देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। जैसे संघ सूची की मैंने बात की, कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है, अर्थात केंद्र को है। विषय जो है, विषय की बात यहाँ पर मैंने की है। संघ सूची में विषय जो थे प्रारंभ में 97, राज्य सूची के अंतर्गत 66
और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 प्रारंभ में। लेकिन अब कितने हो गए हैं समवर्ती सूची की बात की जाए तो 52। ऐसे ही बाकी चीज़ें देख लीजिए। इधर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान रखिए, हल्का फुल्का भी ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। एक दो नज़र देखते रहिएगा। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिएगा। संघ सूची मैंने बता दिया, कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ को है। कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे रेडियो और टेलीविज़न हो गया, शेयर बाजार हो गया, डाकघर हो गया, बचत बैंक, जनगणना, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जनगणना, बीमा, रक्षा याद रखिएगा, रेलवे याद रखिएगा, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, संघ सूची के, केंद्र सूची के अंतर्गत। राज्य सूची की बात कर ली जाए तो राज्य सूची जो है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है किसको है, राज्य के है। विषय की बात कर ली जाए तो पुलिस ध्यान में रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी राज्य के अंतर्गत। प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कर, टैक्स। गैस की बात कर ली जाए तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कृषि ध्यान में रखिएगा, कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस, रेलवे ठीक है, ये रेलवे जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। रेलवे जो है केंद्र के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत आता है रेलवे। लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। फिर पंचायती राज की बात की जाए तो ये भी राज्य सूची के अंतर्गत, और भूमि सुधार आदि। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए समवर्ती सूची की, अर्थात जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र प्रभावी होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विषय की बात कर लीजिए तो आर्थिक योजना है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची वाले सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा। ये आपराधिक मामले आप देख सकते हैं, या फिर ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्थिक योजना ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात की जाए तो यहाँ पर कानून दोनों बना सकते हैं। ये जो विषय है ये दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आर्थिक योजना याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन याद रखिएगा। शिक्षा भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें एक बात विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा कि पहले ये राज्य सूची का विषय था शिक्षा। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत ला दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया इसको। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले राज्य सूची के अंतर्गत था। फिर वन की बात कर लीजिए, वन है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ये दंड प्रक्रिया हो गया। विवाह याद रखिएगा, विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत। तलाक की बात कर लीजिए, विवाह विच्छेद, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत। गोद लेना हो गया आदि। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 66 बीपीएससी में ये पूछा भी था। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है उसकी रोकथाम के लिए जो कानून वगैरह बनाया जा सकता है, दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें एग्जाम्पल्स थोड़े से ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे एक एक नज़र देखते रहेंगे तो क्वेश्चन में जब ऑप्शंस देखेंगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात कर लीजिए तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। प्रारंभ में 14 भाषाएं, ठीक ना, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर संवैधानिक दर्जा किन और कितनी भाषाओं को मिला, उसके बाद 8। अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22। जो लेटेस्ट वाले 4 हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले 14 भाषाएं थी संविधान में, अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। हाँ, लेटेस्ट वाले जो हैं, बाद वाले जो 4 वो ध्यान रख लीजिएगा। बोडो हो गया, डोगरी हो गया, संथाली हो गया, मैथिली हो गया। इसको 92वें संशोधन 2003 के तहत ऐड किया गया था 4 भाषाओं को। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची की बात की जाए, यहाँ तक तो ठीक है, मूल संविधान में यहाँ तक अनुसूचियाँ थी। उसके बाद संशोधन के द्वारा बाकी अनुसूचियाँ ऐड की गई हैं। 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है, तो 1951 में जो संशोधन हुआ था पहला ही, उसी में ये 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। तो खाली आप ये थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, पहले संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। 9वीं अनुसूची में ये बात थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो विषय आता है वो क्या आता है। 9वीं अनुसूची में काय की बात की गई है कि कुछ अधिनियमों, मतलब कुछ जो एक्ट्स हैं और विनियमों, अर्थात जो रेगुलेशंस हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं उसका सत्यापन का उल्लेख इस पर यहाँ मिलता है, वेरिफिकेशन का, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो 92वें, ठीक, 52वें में बोल रहा हूँ, 52वें
52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का उपबंध, दल बदल के आधार पर सदस्य को, जो भी लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी चुनकर लोग आए हों, कहीं भी चुनकर जो लोग आए हैं, दल परिवर्तन के आधार पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? 10वीं अनुसूची में। एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। हाँ, उसका क्राइटेरिया वगैरह क्या है कि कब परिवर्तन किया जाएगा तो अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, ये सारी बात की बातें हैं। दल परिवर्तन एंटी डिफेक्शन लॉ अलग से पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान में रखिए, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का उपबंध जो किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में। दल परिवर्तन 10वीं अनुसूची, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन, 73rd संविधान संशोधन 1992 के तहत। लागू 93 में हुआ था, बट जो एक्ट अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। ठीक, उसके बाद 1992 ये हो गया। इसमें जो बात की गई है वो ध्यान में रखिएगा, पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची की बात की जाए, इसमें कितने विषयों को रखा गया है पंचायत में? पंचायत से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, इसमें कितने विषय रखे गए हैं, कितने सब्जेक्ट्स रखे गए हैं? 29 विषय, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको ऐड किया गया, 12वीं अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को, 12th अनुसूची को। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो काई का प्रावधान किया गया है? नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया है? 12वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं भाई? 18 विषय। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।